Good to see you, class. This is Hershey, a science instructor. Today we are doing chapter number 14 and the name is water. So you all are familiar with this term water, and I'm sure you know a lot of things about this concept. So let's begin with the chapter. We have a warm-up exercise. There is no doubt that water is important. Not only do we humans use it just about every day, बट एवरी लिविंग थिंग्स नीड्स टू लिव. ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ हमें जरूरत है, इसके अलावा बाकी लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए पानी बहुत जरूरत है फॉर देयर सर्वाइवल. यू यूजुअली फेल टू रियलाइज the importance of water because of it is easily available to you at your home. हमें पानी की इम्पोर्टेंस इसलिए पता नहीं चलती है क्योंकि हमें बहुत आराम से पानी अवेलेबल हो जाता है हमारे घर पर. बट थिंक अबाउट द पीपल हु आर नॉट गेटिंग द वाटर इवन टू ड्रिंक, राइट. उनको पानी पीने के लिए भी बहुत बार सोचना पड़ता है या पानी बहुत आसानी से उनको नहीं मिलता है, राइट. सो दे when you are forced to live without water, you will not be able to brush your teeth, wash or bathe, and your mother will fail to cook food for you. एक दिन इमेजिन करो जिस दिन आपको पानी इजीली नहीं मिला, राइट. तो कैसे ब्रश करोगे, कैसे नहाओगे, कैसे आपकी मम्मा आपके लिए खाना कुक करेगी, या यूटेंसिल्स वॉश होंगे या क्लोथ्स वॉश होंगे, राइट. क्लीनिंग कैसे होगी. सो इट इज that day you will realize the significance of water. List all the activities for which you use water in a day. So here a table is given in which activities have been given by the writer, and here you need to write down the amount of water used. कितना पानी हम पूरे दिन में यूज करते हैं, किस लिए. फॉर ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग के लिए क्या एडवाइस किया जाता है कि 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें पीना ही चाहिए, राइट. सो 6 to 8 ग्लासेस मिनिमम है, उससे ऊपर आपको पीना चाहिए. तो यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लीटर पानी आता है किसमें, 6 to 8 ग्लासेस में, राइट. और उससे ज्यादा इतना पानी हम दिन में पीते हैं. 1% की बात हो रही है, राइट. एंड थिंक अबाउट द पॉपुलेशन, जो लोग सब पानी पीते हैं तो कितना होगा. ब्रशिंग के लिए जनरली हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1/2 लीटर to 1 लीटर तक यूज करते हैं. तो इस तरह से ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे बेदिंग के लिए, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फॉर एनी अदर. सो टोटल वॉश्ड इन अ डे बाय अ फैमिली. तो एक फैमिली के अकॉर्डिंग, सो अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो 6 to 8 ग्लासेस, तो यानी कि 5 लोगों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लीटर्स में आपको लिखना है, क्योंकि इट इज अ लिक्विड. तो लिक्विड लीटर्स में मेजर किया जाता है. तो आप इसको यहाँ पर लिख के और आप टोटल करोगे, सो यू फाइंड द फिगर कि एक फैमिली में कितना पानी यूज होता है एक दिन में. सो अपार्ट फ्रॉम द डेली यूज ऑफ वाटर, वी इनडायरेक्टली depend on water for most of our activities. The food you eat is grown in the field that need to be periodically irrigated with large volume of water. जो खाना हम खाते हैं, plants भी तो living organisms हैं, और plants क्या हैं, universal producers हैं. So they are producing the food for us, और उनको plants को grow करने के लिए भी पानी की जरूरत है. The clothes you wear are made in textile industries that to depend on water. Textile industry में भी बहुत ज्यादा पानी यूज होता है. तो ये हम डिस्कस करें indirect users, ये हैं आपके direct users. So the electricity you need to do your homework in the evening or watch television during your leisure time comes from the power stations where it is generated using water, राइट. अब जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम घर में टीवी देखते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ता है, या जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं घर पर, वो सब किस पे रन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है, पावर स्टेशन में. और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स होते हैं, यानी डैम में जो वाटर कलेक्ट होता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. सो दीज टाइप ऑफ पावर प्लांट नेमली थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर पावर स्टेशन. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो पानी से बनाई जाती है, थर्मल जो कि
कोल से बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, ये 3 तरीके के पावर स्टेशंस हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस वी ऑल नो. द बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स कंटेन वाटर. और कितना परसेंट वाटर है हमारी बॉडी में? 70% ऑफ आवर बॉडी वेट. 70% हमारे बॉडी वेट का क्या है? हमारी जो बॉडी में वेट है वो बिकॉज ऑफ द वाटर है. whereas 60% weight of a healthy tree is because of water. तो ट्री की अगर बात करते हैं तो ट्री का जो वेट है वो 60% किसका है? पानी का है. और बाकी जैसे लाइक हम अपने बारे में बात करें तो 70% हमारी बॉडी का वेट क्या है? वाटर है. सो देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. अ पर्सन और एन एनिमल कैन सर्वाइव without food for several days but will perish without water in only a few days, right? So पानी के बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते हैं. खाने के बिना तो फिर भी हम कुछ दिन जी पाएंगे, लेकिन पानी के बिना नहीं जी पाएंगे, right? So importance of water in plants as a raw material in the process of photosynthesis, the process through which the green plants synthesize their food. Synthesize their food का मतलब होता है खाना बनाना. तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी बहुत जरूरी है. फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग्स, जब हम सीड को सो करते हैं तो हमें वाटर देना जरूरी है. तभी तो क्या होता है? जर्मिनेशन होता है और सीडलिंग में कन्वर्ट होता है सीड. फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स. अब हमारी बॉडी में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में कैसे जाते हैं? बिकॉज ऑफ द ब्लड. और ब्लड में क्या है? पानी है, राइट? वो किससे बनता है? पानी से बनता है. तो सिमिलरली जो रूट्स हैं वो मिनरल्स एंड वाटर क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं. कहाँ से? सॉइल से. और फिर जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां तक भेजती है, ट्रांसपोर्ट करती है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन एनिमल्स क्या होता है? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया. द सब्सटेंसेस इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स and gases such as oxygen and carbon dioxide. So respiration होता है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और फिर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन का मतलब वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी हमारी बॉडी में. एब्जॉर्ब होने के बाद फिर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है जो कि हम एक्सहेल करते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक और ऑर्गन्स तक कैसे जाते हैं? बिकॉज ऑफ द ब्लड. फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. पानी का इंपॉर्टेंस देखो, डाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है पानी. पानी में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि पानी न्यूट्रिएंट फैक्टर नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है. कहाँ पर? एक्सक्रीशन के लिए. वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वाटर. फॉर रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. और यूरिन भी अगर डिहाइड्रेटेड बॉडी होती है तो यूरिन भी पास नहीं होता. अगर हमारी बॉडी में पानी सफिशिएंट नहीं है तो यूरिन भी नहीं आएगा, राइट? यू कैन एक्सपीरियंस इट. जब हमारे को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो डिहाइड्रेशन में यूरिन नहीं आता है या बहुत कम आता है. तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है डिहाइड्रेटेड है बॉडी, तो फिर वो ज्यादा वाटर को क्या करते हैं? या फिर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ज्यादा वाटर को बोला जाता है कंज्यूम करने के लिए. फॉर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन warm blooded animals like men, birds, etc. अब स्वेटिंग कब होती है? स्वेटिंग का हमें पता है हमारी स्किन से स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं. और स्वेटिंग ग्लैंड से क्या होता है? स्वेटिंग होती है. अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमारे क्या होता है? बॉडी से स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग होने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है. तो इसके लिए भी वाटर बहुत जरूरी है. अगर हमारी बॉडी, जो भी डिहाइड्रेटेड पर्सन है, देखना उनका टेम्परेचर हाई होता है, राइट? सो we have another activity. Take 200 ml petri dish, some bean seeds and cotton, right? ये आपने डिश लिया और अब आपने इसके अंदर सीड्स लिए. किसके? बीन सीड्स. और कुछ कॉटन ली. स्टफ द petri dish with cotton to half their size with almost equal quantity of
कॉटन, अब आपने इसके अंदर क्या करा, कॉटन को स्प्रेड कर दिया, जैसे कॉटन लगा दिया. प्लेस इक्वल नंबर्स ऑफ सीड इन बोथ द डिशेस, राइट. आपने यहाँ पर भी दोनों में बराबर आपने क्या रखे, सीड. जैसे लेट्स से अगर आपने यहाँ 10 रखे हैं तो यहाँ पर भी 10 रखेंगे. सो some seeds in the dish, moisten the cauldron for first dish only, leave the second one dry. अब आपने क्या करा, एक में तो आपने थोड़ा पानी डाल दिया और दूसरे में पानी नहीं डाला, तो आप क्या देखोगे 3-4 दिन के बाद इसमें क्या हो गया, ये स्प्राउट हो गए, इसमें सीडलिंग्स मतलब इसमें ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं, और ये क्या होंगे, ये खराब हो जाएंगे सीड्स. So leave the second one dry, lightly cover the dish with leaf for 3-4 days at the same place and in the same condition. After 3-4 days, observe that dish and record your observation. अब आपको खुद लिखना है क्या होगा, यहाँ पर तो क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी, सीड्स ग्रो करेंगे, और यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि वाटर बहुत जरूरी है. सोर्सेज ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, सो देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर. यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. फ्रेश वाटर होता है जो कि हम यूज कर सकते हैं, सलाइन वाटर होता है जो सी एंड ओशन में प्रेजेंट होता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो. सो सबसे पहले सोर्स है, मेन सोर्स है रेन वाटर. So rainwater is purest form of water if not polluted by gases or dust particles present in air, right. हवा में क्या होता है, डस्ट होता है, pollution होता है, right. अगर polluted environment नहीं है, डस्ट नहीं है पानी में, या फिर और pollution नहीं है, जो vehicles का pollution होता है, factories का pollution होता है, तो रेन वाटर सबसे फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है. इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज where the atmosphere is polluted, rainwater contains dust particles and gases such as carbon dioxide, nitrogen, sulfur, like make it acidic. इसीलिए आपने एक टर्म सुनी होगी acidic rain, right. So acid rain क्यों होती है, acid rain का रीजन है pollution. तो पॉल्यूशन में भी बहुत सी तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, और इसके अलावा सल्फर. ये क्या करती है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज होती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसके अलावा फैक्ट्रीज होती हैं, तो बहुत सारा पॉल्यूशन होता है. सच काइंड ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, राइट. बट अगर पॉल्यूशन नहीं है, एनवायरनमेंट क्लीन है, उस समय अगर रेन होती है, सो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ water. Now come to the surface water. So the portion of rain water which runs off to join the stream, rivers, dams and lakes, this is called surface water. surface के ऊपर, अर्थ की surface के ऊपर जो पानी होता है उसको surface water कहते हैं. The perennial rivers such as the Ganga and the Brahmaputra contains the surface water from molten ice of Himalaya region. और गंगा और ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर्स से. तो ग्लेशियर्स इसीलिए इनको पेरेनियल रिवर्स कहते हैं. पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर जिनके अंदर पानी होता है, राइट. और ये कहाँ से निकलती है, ग्लेशियर्स से निकलती है. ग्लेशियर्स यानी स्नो जब मेल्ट होती है तो ये नदियां बनती हैं. सो दिस वाटर इज नॉट सेफ टू ड्रिंक एज इट कैरीज मेनी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड एनिमल एक्सक्रीटा अलोंग विद इट. नदियों का पानी हम एकदम से नहीं पी सकते, ये कंटामिनेटेड वाटर होता है क्योंकि ओपन होता है, और जब नदियां ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती हैं तो बहुत सारी मिट्टी, डस्ट और भी इम्प्योरिटीज इसके अंदर मिक्स होती रहती है. एनिमल एक्सक्रीटा भी मिक्स होता है. So moreover, these days the domestic as well as the industrial waste from factories are poured into the river, which makes the water totally unfit for consumption. और क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनका वेस्ट कहाँ डाला जाता है, पानी के अंदर डाल दिया जाता है, तो क्या होगा, वाटर कंटामिनेट हो जाएगा. तो इसलिए जो रिवर वाटर होता है वो कंज्यूम नहीं कर सकते. द डिस्पोजल ऑफ सीवेज, डिस्पोजल ऑफ सीवेज का मतलब गंदा पानी, चाहे वो डोमेस्टिक यूज का हो चाहे वो इंडस्ट्री यूज का हो, जो गंदा पानी होता है यानी वेस्ट होता है, हमारे घरों से भी निकलता है ना गंदा पानी, जैसे मम्मा यूटेंसिल्स वॉश करती है, क्लोथ्स वॉश करती है तो वो सर्फ वाला पानी, या हम जब नहाते हैं तो शैम्पू, सोप, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हम यूज करते हैं. इनफैक्ट
डिसइंफेक्टेड डाले जाते हैं जब हम मोपिंग करते हैं अपने घर में। तो ये सब पानी जो है वो क्या होता है, सीवेज कैलकुलेट होता है, गंदा पानी होता है। So the disposal of sewage and industrial waste into the river makes the water impure and may also carry germs of many infectious diseases such as cholera and typhoid। तो इसके अंदर germs होते हैं, ये पानी गंदा पानी होता है, पीने के लिए यूज नहीं किया जाता। This water needs to be treated so as to remove all the impurities before it can be consumed। कंज्यूम करने से पहले इस पानी को ट्रीट किया जाता है, राइट। सो ग्राउंड वाटर की बात करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो सबसे पहले हमने प्राइम सोर्स पढ़ा था रेन वाटर का। रेन वाटर के बाद हमने नेक्स्ट सोर्स पढ़ा सरफेस वाटर एंड देन थर्ड इज ग्राउंड वाटर। So when the rain water falls on the earth's surface, most of it runs off into the streams, rivers or lakes. Some of it evaporates back into the atmosphere। evaporates का मतलब जब सनलाइट आती है तो वाटर क्या होता है, वेपोराइज होता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो क्या होता है, वापस से क्या हो जाता है, दोबारा से क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं। सो द पार्ट ऑफ percolates down to join the water table above a layer of known porous rocks। तो अब क्या होता है, कुछ वाटर तो क्या हुआ, इवेपोरेट हो गया, कुछ रिवर लेक्स यहाँ सब चला गया वापस से, राइट। और कुछ क्या होगा, जो अर्थ में नीचे लेयर्स हैं, जो लेयर्स सॉइल से होता हुआ सीप करता जाता है और नीचे जाके कलेक्ट होता रहता है, उस वाटर को हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो वाटर प्रेजेंट इन वाटर टेबल, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। दिस ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पर्कोलेशन मीन्स सीपेज, धीरे धीरे करके जब पानी के अंदर, जमीन के अंदर पानी एब्जॉर्ब होता रहता है, तो जब वो पानी नीचे जाता है धीरे धीरे तो क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, सैंड की, ग्रेवल्स की, पेबल्स की, तो रॉक्स की। क्या होता है, ये वाटर फिल्टर होता जाता है। इट पासेस थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड रॉक्स which filter the water like traditional mode of water treatment. It is then used by the people by means of hand pumps, wells or tube wells। अब हम इसको कैसे लेते हैं, हम ग्राउंड वाटर को भी यूज करते हैं। तो कैसे, वेल्स डिग किए जाते हैं, कुएं खोदे जाते हैं और पानी निकाला जाता है, हैंड पंप्स लगाए जाते हैं या फिर ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को लेकर बाहर निकाला जाता है और तब हम इस वाटर को यूज करते हैं, राइट। नाउ कम टू द वाटर साइकिल। सो समथिंग दैट occurs over and over again, this is called considered to be in cycle। साइकिल का मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना और फिर अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाना, राइट। दिस इज कॉल्ड साइकिल। तो जो चीजें बार बार होती है नेचर में या आर्टिफिशियली कैसे भी, तो वो उसको बोला जाता है एक साइकिल। इन नेचर वाटर इज अ कांस्टेंट सर्कुलेशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स वाटर साइकिल। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल यानी ये अपने आप नेचर में होता रहता है, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता रहता है। द सरफेस वाटर इन ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स evaporate because of the solar radiation carrying heat waves, plants। So water cycle starts from where? From evaporation। फर्स्ट स्टेप है evaporation। So जो वाटर बॉडीज में होता है वो क्या होता है, सनलाइट की वजह से क्या होता है, evaporate होता रहता है, right। So plants also contribute to water cycle by adding a large amount of groundwater absorbed by roots to atmosphere in the form of water vapor through transpiration। So we have heard about transpiration, right। हमने अपने previous chapters में transpiration term पढ़ा था। transpiration होता है कि water leaves से continuously evaporation होता रहता है, तो वो एक्सेस वाटर जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है नीचे से, सॉइल से, तो वो भी तो ग्राउंड वाटर यूज कर रही है ना, राइट। सो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, रूट्स क्या होती है, पेनिट्रेट हो जाती हैं डीप डाउन इनटू द सॉइल और जो ग्राउंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। और अब ये जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट हुआ है प्लांट को, वो क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है, राइट। तो इसी टर्म को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो एक तो इवेपोरेशन होता है वाटर बॉडीज से,
राइट। दूसरा इवेपोरेशन होता है प्लांट से, तो वो ग्राउंड वाटर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वापस आ जाता है, यानी इवेपोरेशन होता है। The water vapors when reaching high up into the atmosphere where the temperature is comparatively very low condense to form clouds which carry the tiny droplets of condensed water। अब क्या होगा जब ये वेपर्स, क्योंकि वेपर्स गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद और गर्म जो हवा है, हमने पढ़ा था जो गर्म हवा होती है, जो हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में भी पढ़ा था, जो गर्म हवा होती है वो कैसी, इट राइजेस अपवर्ड्स, राइट, ऊपर की तरफ जाती है, और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा और ये वेपर्स क्या होंगी, कूल डाउन हो जाएंगी, राइट, और कंडेंस हो जाएंगी, और क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्म्स होंगे, and these droplets join together, they become heavier and hence are precipitated in the form of rain। अब clouds बने और फिर जब clouds क्या है, फिर बारिश होती है, पानी होता है, प्रेसिपिटेशन इसको बोला जाता है। सो वाटर साइकिल में 3 स्टेजेस हुए, इवेपोराइजेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सो द फॉर्म ऑफ रेन, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेसिपिटेशन बारिश हो, रेन के अलावा हेल और स्नो, एंड एड द वाटर टू रिजर्वोयर्स टू रिपीट द साइकिल। स्नोफॉल भी होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और स्नो भी, स्नोफॉल होती है, हेल्स यानी ओले भी गिरते हैं, तो ये सब प्रेसिपिटेशन के टाइप्स हैं। बट मेन वाटर साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, राइट। तो ये देखो वाटर है, वाटर से क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, और फिर कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन, एंड देन प्रेसिपिटेशन, और फिर से पानी कहाँ आ जाएगा, अपनी वाटर बॉडीज में पहुंच जाएगा। और प्लांट्स भी क्या करते हैं, रूट, जो ग्राउंड वाटर होता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, लीव्स ट्रांसपिरेशन करती हैं, और इवेपोरेशन होता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड साइकिल, और साइकिल का मतलब ही यही होता है कि वापस से ये बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आए, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आए। सो दिस इज कॉल्ड साइकिल। नाउ कम टू द क्लाउड फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन bringing water back to the surface of the earth. How does it happen? As we go higher from the surface of the earth, it gets cooler. When the air moves up, it gets cooler and cooler. So water vapors कैसे होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, गर्म होती हैं, वार्म होती हैं, और जैसे वो ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, ठंडी होती जाएंगी। At sufficient height, the air becomes so cool so that water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. It is these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us as clouds। और क्या होंगी, ये क्लाउड बन जाएंगी, जैसे कंडेंसेशन होगा, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे, क्लाउड बन जाएंगे, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती रहेंगी, क्लाउड बड़ा होता रहेगा। अब जब क्लाउड बिल्कुल और वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा, देन प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। So it so happens that many droplets of water come together to form larger sized drop of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. In special condition, it may also fall as hail or snow. Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration. Right? अब summarize कर रहे हैं. Summarize में क्या होगा, पानी का क्या होगा, evaporation और transpiration, ये दोनों से क्या होंगे, वेपर्स बनेंगे, और फिर उसके बाद होगा क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगा, और फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। राइट। नाउ कम टू द फ्लड्स। फ्लड्स क्या है, बाढ़ आना। इन इंडिया द स्टेट्स दैट आर मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्लड्स इंक्लूडिंग असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। इन जगह पर, इन स्टेट्स पर सबसे ज्यादा फ्लड्स आते हैं। सो फ्लड्स एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इंक्लूडिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब जब जब बाढ़ आएगी, यानी बहुत ज्यादा पानी आएगा, तो क्या होगा, पानी आने की वजह से एनिमल्स पे भी इफेक्ट होगा, प्लांट्स पर भी इफेक्ट होगा, ह्यूमंस पर भी इफेक्ट होगा। अब उनके इफेक्ट्स देखते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले सॉइल इरोजन होता है। जब
फ्लड्स आते हैं, सॉइल एरोजन होता है। सॉइल एरोजन का मतलब ऊपर जो टॉप लेयर होता है, जो फर्टाइल लेयर होता है, वो पानी के साथ बहकर चली जाती है, राइट। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। बहुत सारे प्लांट्स मर जाते हैं, बह जाते हैं, टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एनिमल्स भी पानी के साथ बह जाते हैं। प्लांट्स डाई इन फ्लडिंग कंडीशंस एज दे ईदर गेट अपरूटेड और their roots fall to get air oxygen from the water log। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, घर टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती है, रोड्स टूट जाती है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है। हेवी फ्लड्स आल्सो कॉज लॉस ऑफ लाइफ, मेनी एनिमल्स गेट कैरिड अवे इन द फ्लड्स। लोग बह जाते हैं, और बह जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, एनिमल्स भी बह जाते हैं। Spread of waterborne diseases like cholera, typhoid, dysentery, diarrhea, etc. बीमारियां फैलती हैं बहुत ज्यादा। ब्रेकिंग ऑफ ब्रिजेस बिल्ट ओवर द रिवर्स अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन। और नदियों से जब ओवरफ्लो होता है या फ्लड आ जाते हैं तो क्या होगा, रोड्स भी टूट जाते हैं, पोल्स टूट जाते हैं, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। बैड इफेक्ट्स ऑन द रोड्स, रेल्स, टेलीफोन लाइंस, इलेक्ट्रिकल लाइंस एंड वाटर सप्लाईज। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। वैसे सब जगह पानी है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होता, क्योंकि वाटर सप्लाई रुक जाती है कि ये पानी, वी कैन नॉट यूज दिस वाटर, क्योंकि ये कंटामिनेटेड वाटर है। लॉस ऑफ क्रॉप्स एंड हैज अ डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्रॉप्स खत्म हो जाती है। बाढ़ में क्या होगा, सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं, जो खेतों में हैं, फील्ड्स में है, वो क्या होंगी, खराब हो जाएंगी। The flowing of flood water also causes soil erosion. However, the soil fertility is improved after the decline of flood, as the flood water brings rich clay with it. तो ये क्या होता है कि टॉप फर्टाइल जो सॉइल होती है, वो सॉइल इरोजन होता है फ्लड की वजह से। लेकिन साथ साथ एक फायदा ये भी होता है कि जो पानी आता है ऊपर से, उसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, लाइक क्ले सॉइल, कुछ और चीजें, सिल्ट जो है वो रिवर्स के साथ बहकर आती है, विच इज स्प्रेड ओवर द अफेक्टेड एरिया। लेकिन फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। To check the ill effects of floods, a number of steps are taken to reduce the intensity of flood. क्या कर सकते हैं, फ्लड को हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले है एफॉरेस्टेशन। बड़े बड़े ट्रीज क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को, जो बहुत तेजी से फ्लोइंग वाटर है, उसके फ्लो को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। बड़े बड़े ट्रीज हैं, अगर बहुत सारे ट्रीज हैं, तो पानी की स्पीड धीरे धीरे टकराकर क्या होती जाती है, स्लो डाउन होती जाती है। हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्लड्स फ्रॉम देयर इफेक्ट्स। देयरफॉर डिफॉरेस्टेशन, indiscriminate falling of trees is discouraged, and afforestation is encouraged to reduce the effects of flood. तो क्या होता है, हमें एफॉरेस्टेशन पर हमें ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए, सो दैट फ्लड्स को प्रिवेंट किया जा सके। ट्रीज ऑब्स्ट्रक्ट द वाटर फ्लो, हेंस रिड्यूसिंग द फ्लड्स इंटेंसिटी, and their roots also help to absorb the flood water। और जितना ज्यादा ट्रीज होंगे, यानी बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी, ट्रीज एंड प्लांट्स अगर ज्यादा है, तो वाटर फ्लो को क्या करेगा, कम करेगा। जो फ्लोइंग वाटर है उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा, इंटेंसिटी को कम करेगा, और वाटर सीपेज भी होगा, क्योंकि ट्रीज की रूट्स क्या करती है, सॉइल को होल्ड करके रखती है। सॉइल इरोजन भी कम होगा, वाटर का स्पीड कम होगा, और वाटर पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। राइट नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज ड्रॉट। तो ड्रॉट क्या है, जहां पर ड्रॉट को हम सिंपल बोलते हैं सूखा पड़ना, जहां पर बारिश नहीं होती, जैसे डेजर्ट एरियाज होते हैं, और लैंड कैसी होती है, बैरन लैंड हो जाती है, यानी वहां पर आप क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। सो ड्रॉट इज एन एबनॉर्मली प्रोलॉन्ग्ड dry period when enough water is not available to fulfill the user's water requirement। तो पानी क्या होता है, पानी जो है वो नहीं मिल पाता, बारिश नहीं होती है। बारिश ना होने की वजह से क्या होता है, जो लैंड होती है वो सूख जाती है और बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, और बैरन लैंड पे ग्रो करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। द ड्रॉट इज नॉट ओनली ड्यू टू द लैक ऑफ रेनफॉल, बट द डिफरेंट वेज in which water is used by the people of an area also contribute to the conditions of drought। जमीन से भी हम पानी निकाल लेते हैं, तो एक तो बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से जो ग्राउंड वाटर है वो भी हम यूज कर रहे हैं,
And excessive use of underground water for different activities contributes to the condition of drought. The direct effect of drought appears on land, but even everyone feels its impact. क्या impact होते हैं droughts के? Human and animals die ड्यू टू द थर्स्ट एंड डिहाइड्रेशन. अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो हम मर जाएंगे, राइट? हमारे पानी के बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है. और ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमंस, एनिमल्स भी. लॉस ऑफ ब्रीडिंग स्टॉक, a decline in a total productivity क्योंकि क्रॉप्स खत्म हो जाती हैं. थ्रू लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड क्रैकिंग ऑफ लैंड मासेस. तो क्या होता है, ये लैंड मासेस में क्रैक्स आ जाते हैं. डिक्लाइन इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर भी खत्म होने लगता है. सॉइल इरोजन विद लॉस ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस. क्या होगा? सॉइल, क्योंकि क्या होगी, पानी नहीं है तो सॉइल कैसी होगी, सूखी होगी. और वो क्या करती है, सॉइल इरोजन होगा, हवा के साथ उड़ जाएगी ऊपर टॉप सॉइल. Plants and animals suffer not only with the scarcity of water but are also threatened by bushfires and hot dust storm. और जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जहाँ बारिश नहीं होगी, वहां पर क्या होगा, प्लांट्स तो उगेंगे नहीं तो बुशेस उगेंगी, झाड़ियां, और हवा बहुत तेज चलेगी, हवा भी बहुत गर्म होगी, और डस्ट स्टॉर्म्स होंगे. क्योंकि डस्ट स्टॉर्म क्यों होंगे, क्योंकि जो डस्ट जो सॉइल होती है वो क्या होगी, इरोजन होगा और हवा के साथ सॉइल उड़ जाएगी तो डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे. इट ऑल्सो लीड्स टू दिस लॉस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ. तो पानी के बिना ह्यूमन भी नहीं जी पाएंगे, एनिमल्स भी नहीं जी पाएंगे और प्लांट्स भी नहीं जी पाएंगे. In India, drought conditions occur mostly because of the delayed rainfall. When the monsoon season comes and goes without any rainfall, in India the delayed rainfall is because of break in the harmony of atmospheric circulation over the Indian Ocean and Pacific Ocean, right? So Indian Ocean और Pacific Ocean में क्या होता है, यहाँ पे जो एयर्स, यहाँ से जो हवाएं आती हैं जो रेनफॉल के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वहाँ कुछ कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से चेंजेस आते हैं और रेनफॉल नहीं होती है, राइट? सो दीज आर द प्रेशर एंड विंड्स वेव दैट सर्कुलेट्स अराउंड द ग्लोब, जो कि बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड इन जियोग्राफिकल लैंग्वेज दीज आर कॉल्ड इंट्रा सीजनल ऑसिलेशंस और मैडन-जुलियन ऑसिलेशंस, राइट? इनको नाम दिया गया है. नाउ वेज टू सेव वाटर. पानी के बिना लाइफ नहीं है, तो हमें पानी को कैसे सेव करना है, जो कि बहुत जरूरी है हमें सेव करना. यूजिंग अ बकेट एंड मग फॉर बेदिंग इंस्टेड ऑफ बेदिंग अंडर अ शावर. शावर यूज मत करो, बकेट और मग को यूज करो. इसके अलावा वेट क्लोथ टू क्लीन योर व्हीकल इंस्टेड ऑफ हाउस पाइप. पानी से धो मत अपने व्हीकल्स को, एक कपड़ा गीला करके उससे क्लीन करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. गेटिंग द लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड. क्लोजिंग द टैप्स व्हाइल नॉट इन यूज. अगर टैप्स में से पानी बह रहा है और यूज में नहीं आ रहा है तो हमें टैप्स को क्लोज करना चाहिए. इसके अलावा अगर कोई लीकेज है तो प्लम्बर से उसको करेक्ट कराना चाहिए. कलेक्टिंग रेन वाटर इन बकेट्स एंड यूजिंग इट फॉर क्लीनिंग, वाटरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा. So this is how we can save the water. Now rain water harvesting. इसमें क्या होता है, बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको क्लीन करके, ट्रीट करके उसको यूज किया जाता है. So where there is no surface water, where ground is deep or inaccessible due to hard ground conditions, or where it is too salty, acidic or otherwise unpleasant or unfit to drink, another source must be sought. In areas where have regular rainfall, the most appropriate alternative is to collection of rain water. पानी, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, called rain water harvesting. In this way we can conserve water. और दो तरीके से हैं. पहला है rooftop rain water harvesting, छत के ऊपर पानी को कलेक्ट करना. So in this system the rain water is collected from the rooftop to a storage tank थ्रू पाइप्स. अब देखो, रूफ टॉप जो ऊपर से पानी है, पानी के थ्रू ये एक टैंक में कलेक्ट हो रहा है, राइट? सो रेन वाटर को कलेक्ट करना. दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज
used. ऊपर छत पे मिट्टी होती है, रूफ टॉप पर मिट्टी होती है, तो मिट्टी, डस्ट, ये सब जो चीजें होती हैं वो भी पानी के साथ आती हैं, तो इस पानी को यूज करने के लिए हमें पहले इसको फिल्टर करना पड़ता है. So instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. So जमीन के अंदर एक गड्ढा खोद दिया जाता है, पिट बना दिया जाता है, उस पिट में वो वाटर कलेक्ट होता है. This then seeps into the soil to recharge or refill the ground water. So टैंक में स्टोर कर सकते हैं हम इस वाटर को, यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स को या प्लांटिंग के लिए जो आपने प्लांट्स ग्रो करे हैं फील्ड्स में, वहां पर तो हम इनको दे ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हम इस पानी को अपने यूज में नहीं ला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ग्राउंड में बड़ा सा पिट खोद देते हैं. उस खोद के उसमें क्या होता है, उसमें ये वाटर कलेक्ट होता रहता है और धीरे 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 करके ये वाटर सीप होता रहता है, राइट, जमीन के अंदर जाता जाएगा. और जमीन के अंदर जब जाता है तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर होता जाता है. और वाटर फिल्टर होगा, क्या होगा, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो इम्प्रूव होगा, राइट. ये पानी ड्रेनेज में जाने से बेटर है कि ग्राउंड में जाए, क्योंकि ये फिल्टर होगा और फिर हम इसको यूज कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर जो हम वेल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू निकालते हैं, तो क्या होता है, वाटर टेबल में जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो वाटर का बढ़ेगा. Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains and then collect the rain water, right. So roadside में भी हम इनको collect कर सकते हैं. Now we have new words and summary points. You can go through on your own. Let's come to the exercise part. First is take the correct option. The water which is fit for human consumption. So this is called potable water. Potable water means जो हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. Which of the following is or are the important processes of water cycle? So all of these तीनों process important है, evaporation, condensation and then precipitation. Now come to the third one. The purest form of water is an unpolluted atmosphere is rain water. अगर polluted नहीं है atmosphere, यानी unpolluted atmosphere, then rain water is the best source or purest form of water. The condensation of water releases heat. Condensation क्या होता है, वेपर्स ठंडी होती है ना, तो हीट रिलीज होती है, ठंडी होकर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है. वाटर फ्लड्स कॉज great damage to crops, animals, humans and all of these. So the correct option is all of these. सबको परेशान करता है क्या, flood. Now come to the true and false. First is rainwater is the purest form of water. Yes, this is correct. The water present in water table, this is called ground water. Correct. Next one, heavy rain in a short period of time cause drought. This is false. Drought होता है जहाँ बारिश नहीं होती है, right, सूखा पड़ता है. Ocean and sea water is potable. This is false. पोर्टेबल नहीं है, ओशन एंड सी वाटर को हम कंज्यूम नहीं कर सकते. Children, next question is fill in the blank. First one is water is very important for life. Second one, evaporation takes place at all the time. Third one, the water suitable for drinking, this is called potable water. And the purest form of natural water is the rain water. Hope you have enjoyed the session, kids. That's it for this chapter. We'll meet in the next class. Till then, stay tuned for more videos. Bye and have a nice day.